Here I am Muzaffar Hussain Lagari from Mathematics Department. So जैसे हमने बेटा लास्ट क्लास में डिस्कस किया, सबसेट्स डिस्कस किया और उसके टाइप्स ऑफ सबसेट्स डिस्कस किए, पावर सेट डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स थे और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, उसमें हमने बिलोंग्स टू और सबसेट का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सो दैट इज़ सम बेसिक डेफिनेशंस, उसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी और ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पर जो ऑपरेशंस डिस्कस किए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ सेट ए क्या होता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है। तो ये बेसिक है, सबको पता होगा, बट इसकी लिखने के नोटेशंस डिफरेंट है। जब एमसीक्यू पूछा जाता है तो उसकी वर्डिंग पर ध्यान देना होता है कि आखिर वो एमसीक्यू कह क्या रहा है। स्टूडेंट्स को एमसीक्यू बिल्कुल ही इजी लगता है, पर वो ऑप्शन सेलेक्ट करना उसमें वो जो है ना वो मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि एमसीक्यू क्या कह रहा है। हालांकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्री टेस्ट में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे ईजी होते हैं, पर क्या होता है कि जो चॉइस करते हैं स्टूडेंट्स उस चॉइस में मिस्टेक कर जाते हैं, फिर बाद में याद आता है अरे ये तो बिल्कुल आसान था, इस तरीके से था। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि उसकी वर्डिंग क्या कह रही है। भले आप 5-8 सेकंड उसको नोट करें, अच्छे तरीके से समझ लें, फिर उसका टिक करें, इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। पर अगर आप जल्दी से देख कर ही टिक कर लेंगे, बोले ये आसान था बहुत में, बाद में आपको पछतावा होगा कि ये मैंने मिस्टेक कर दी। तो उससे बेहतर यही कि थोड़ा सा एमसीक्यू को टाइम दें, इजीली उसको समझें, फिर उसको आप टिक करें, सारे ऑप्शंस को देखें, चारों ऑप्शन को देखकर फिर सिलेक्ट करें। ऐसे नहीं ऑप्शन ए सही लग रहा है आप ए को टिक कर दिया, मे बी बी उससे बेहतर आंसर हो, सी उससे और बेहतर आंसर हो, तो जो हमारे पास परफेक्ट आंसर होगा हमें वो चॉइस करना है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सो लेक्चर नंबर इज 3, ऑर्डर ऑफ सेट ए। तो ये नोटेशन मैंने जस्ट लिखी है। ऑर्डर ऑफ सेट ए को हम इस तरीके से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए उसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे फिजिक्स में भी आप लिखते हो, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए उसको एन ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं। तो रीड कैसे करते हैं, एन ऑफ ए मीन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, दिस टू ब्रैकेट्स पैरेलल लाइंस दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेट ए एंड हियर इज ओ इज द ऑर्डर ऑफ सेट ए। तीनों की जो मीनिंग है, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इनों की जो मीनिंग है कॉन्सेप्ट इज सेम। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक एमसीक्यू कह दें, अगर सेट ए जिसके मेंबर्स ए बी सी एंड कंटिन्यू है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। देन ऑर्डर ऑफ सेट ए बताना है, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट ए, तीनों में से कोई एक नोटेशन लिख सकता है, या इस तरीके से लिखेगा या इस तरीके से या इस तरीके से, मीनिंग सेम है। ये हमें बताना है कि इसका कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, या मैग्नीट्यूड या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये ए बी सी एंड सो ऑन कंटिन्यू, ये इनफाइनाइट सेट है, पर अगर आप इसको कंटिन्यू करें, आप इसके एलिमेंट लिसन करें, लिखें, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। 26 लेटर्स के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आप एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, क्योंकि एबीसी जो हैं वो लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं एंड दे आर फाइनाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 26, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि ये सेट फाइनाइट है, ऑप्शन नंबर सी कहता है कि दिस सेट इज इनफाइनाइट, ऑप्शन डी इज एक्सेप्ट सी। तो कौन सा होगा बेटा, तो देखें 26, यस इसके लेटर्स 26 होंगे और ये सेट फाइनाइट है, तो मीन्स ए भी सही है, बी भी सही है। अब मैंने जो कहा था कि स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो वो ध्यान देना इस तरीके से है कि देखें ए बी सी एंड कंटिन्यू, स्टूडेंट ने देखा भाई 26 एंड टिक कर दिया 26 को, आगे ऑप्शंस को देखा ही नहीं, जबकि एक और ऑप्शन था बी, वो भी सही था। तो यहाँ पर बोथ, एक्सेप्ट, बोथ, ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शंस भी होते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस को चेक करना है कि बाकी सारे ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो डी एक्सेप्ट सी इनफाइनाइट नहीं है, बाकी फाइनाइट और 26 बोथ आर करेक्ट, मीन द राइट आंसर इज डी। ओके, सो नाउ वी डिस्कस सम डेफिनेशंस। तो इक्वल सेट्स था, इक्वल सेट्स किसको कहते हैं। अब दो सेट्स ले लें, मिसाल के तौर पर एक सेट है ए और एक सेट है बी, दो सेट्स ले लिए। अब दोनों का ऑर्डर सेम करना है, दोनों का ऑर्डर सेम। अगर ए में 5 मेंबर हैं तो बी में भी 5 मेंबर होने चाहिए, अगर ए में 7 मेंबर हैं तो बी में भी 7 मेंबर, दोनों फाइनाइट
दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए और दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो सेट का ऑर्डर सेम है और उसके एलिमेंट्स भी सेम हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे और दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे। दोनों सेट्स इक्वल सेट्स कहलाएंगे, मीन्स ऑर्डर ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, देन बोथ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। जैसे यहाँ पर हमने डेफिनेशन में लिखा है, कहता है कि इफ ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मीनिंग क्या होगी, मीन्स सारे के सारे ए के मेंबर बी में मौजूद हैं एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होगा कि सारे के सारे बी के मेंबर ए में मौजूद हैं। अगर ए के मेंबर बी में और बी के मेंबर ए में मौजूद होंगे तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे हमने सबसेट्स में भी डिस्कस किया था, इम्प्रॉपर सबसेट्स आर ऑलवेज इक्वल सेट्स। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर इसके मेंबर्स ए बी सी हैं, ए सेट के, और ये सेट बी है, दिस सेट इज सेट बी, इसके भी मेंबर्स क्या है, बी सी। अब देखें दोनों के मेंबर सेम है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप एलिमेंट को शफल कर दें वो मैटर नहीं करता, आप जस्ट चेक करें क्या उनों का ऑर्डर, एलिमेंट्स की क्वांटिटी जो है, कार्डिनलिटी जो दोनों सेट्स की है वो सेम है या नहीं। कार्डिनलिटी मीन्स क्वांटिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के, दोनों की क्वांटिटी सेम है या नहीं। दोनों, इसकी भी क्वांटिटी 3 है, इसकी भी 3, इसमें भी 3 मेंबर हैं, इसमें भी 3 मेंबर हैं। अब एलिमेंट्स चेक करें, इसके मेंबर ए बी सी हैं, इसके मेंबर भी ए बी सी है, दोनों के मेंबर्स भी सेम, दोनों की क्वांटिटी भी सेम, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या कहता है बेटा, एक सेट ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ए सेट है, उसे बिल्डर फॉर्म में गिवन है हमारे पास। अब इसमें से हमें टेबुलर फॉर्म बनाना है और चेक करना है कि इसके मेंबर्स कौन से हैं। अब ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स से बिलोंग्स करते हैं और वो रियल नंबर्स के मेंबर जो इस इक्वेशन में से मिलते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1। अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट देने, स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 आएगा, स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस 1। अब इसका मतलब ये है कि a के जो मेंबर हैं प्लस माइनस 1 है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं। आपको ये भी नोट करना है कि ये एलिमेंट किस से बिलोंग्स करते हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं और ये मेंबर्स कौन से हैं, प्लस माइनस 1। अब आप बी सेट में चेक करें, बी सेट के मेंबर प्लस माइनस 1 है, इट मीन्स बोथ सेट्स आर ए एंड बी, बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स, दोनों सेट्स इक्वल है। स्टेटमेंट किसी तरीके से भी आप लिखें, उसके आप मेंबर्स चेक करेंगे, उसकी आप क्वांटिटी चेक करेंगे, अगर क्वांटिटी और मेंबर दोनों सेम है तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये थोड़ा लॉजिकल है। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है बेटा कि अगर किसी ए सेट और बी सेट दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ये लाजमी नहीं है कि दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ये लाजमी नहीं है। सिर्फ ये लाजमी है कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, फिर एलिमेंट अगर सेम है तो भले हो, पर अगर क्वांटिटी दोनों की इक्वल है तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, कहता है अगर ऑर्डर ऑफ सेट ए सेट का ऑर्डर इक्वल हो ऑर्डर ऑफ सेट बी के, मींस दोनों सेट्स का ऑर्डर इक्वल हो, अगर दोनों सेट्स का ऑर्डर इक्वल है देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। Written as, that is the notation of equivalent, A is equivalent to B। अब यहाँ पर A सेट के मेंबर A B C D, B सेट के मेंबर 1 2 3 4। A का जो ऑर्डर है वो इक्वल है B का ऑर्डर, दोनों के मेंबर्स कितने हैं 4, तो A इक्विवेलेंट है B। अगर एलिमेंट सेम है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर एलिमेंट सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं, नोट करना बेटा। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
इक्वल सेट्स जो हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स जितने भी आप लेंगे उसमें दोनों की क्वांटिटी तो इक्वल होगी। अगर दोनों सेट्स की क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इक्वल सेट्स में हमेशा क्वांटिटी इक्वल होती है, तो मीन्स इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका क्या मतलब ये कि लाजमी नहीं है कि हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। जैसे अब यहाँ पर दो सेट्स हैं, ये इक्विवेलेंट हैं पर इक्वल नहीं है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। तो कन्वर्स हमेशा नॉट ट्रू होगा। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल, जैसे इस एग्जांपल में था। एक और नोट पॉइंट है, इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। अब ये किस तरीके से है? इनफाइनाइट सेट्स इक्विवेलेंट कैसे होते हैं? अब आप फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू तो है पर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, अनलिमिटेड हैं या इनफाइनाइट हैं। ठीक है ना, ये सारे सेम मीनिंग है, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है। तो जितने भी सेट जिसके एलिमेंट्स आप चेक करें, काउंट तो कर पा रहे हैं पर उसकी लिमिट नहीं है, उसकी एंड पॉइंट नहीं है, तो वो सेट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? उसकी कार्डिनलिटी इन्फिनिटी होगी। जितने भी इनफाइनाइट सेट्स हैं उन सब की कार्डिनलिटी क्या होती है? इन्फिनिटी। अब सेट्स इनफाइनाइट, कार्डिनलिटी सबकी इक्वल है, तो अगर ऐसे सेट्स जिसकी कार्डिनलिटी, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। तो अब इनफाइनाइट सेट्स जितने भी हैं उनकी कार्डिनलिटी आपस में इक्वल होती है, तो अगर कार्डिनलिटी इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसकी कार्डिनलिटी ऑर्डर कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। होल नंबर है, अब दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा एलिमेंट है, क्योंकि आप ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे। चलें, पर ज़्यादा तो है, पर ये काउंट करें ये कहाँ तक हैं। मिसाल के तौर पर ये 100 तक हो, ये 101 तक हो। मिसाल के तौर पर ये 1000 तक हो, ये 1001 तक हो। तो ये इनफाइनाइट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? दोनों की कार्डिनलिटी इन्फिनिटी है, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है। अगर सेट्स इनफाइनाइट होंगे तो कार्डिनलिटी हमेशा इन्फिनिटी होगी। नोट करना बेटा, अगर सेट्स इनफाइनाइट होंगे तो कार्डिनलिटी हमेशा इन्फिनिटी होगी, ऑर्डर हमेशा इन्फिनिटी होगा। अगर ऑर्डर इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पर जैसे ऑर्डर अगर इन्फिनिटी होगा तो दोनों सेट्स का ऑर्डर इक्वल हो गया। अगर दोनों सेट्स का ऑर्डर इक्वल तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। नोट करें बेटा, नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है होल के, होल नंबर इक्विवेलेंट, इंटीजर इंटीजर इक्विवेलेंट, ऑड नंबर इक्विवेलेंट टू इवन, इवन इक्विवेलेंट टू रेशनल, रेशनल इक्विवेलेंट टू रियल। दे ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट। व्हाई दे ऑल आर इक्विवेलेंट? बिकॉज द ऑर्डर इज इक्वल, क्योंकि ऑर्डर इनका इक्वल है। सब सारे जो भी ये सेट्स लिखे हैं ये सारे के सारे सेट्स इनफाइनाइट हैं, और इनफाइनाइट सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर इक्वल होता है। तो सारे सेट्स इनफाइनाइट, ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज द ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर एक दो एमसीक्यूज हमने लिखे हैं, ये देखें, इस एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। कहता है कि A इक्विवेलेंट टू B। अगर A इक्विवेलेंट टू B, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल है, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। अगर दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो आगे क्या कहता है? सच दैट, इस तरीके से, दैट इज द नोटेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू 16। अब जो पावर सेट ऑफ B है उसके मेंबर्स कितने हैं? 16। B के नहीं, उस B के पावर सेट के मेंबर्स कितने हैं? 16। तो आपको बताना है कि A के मेंबर्स कितने होंगे, A की कार्डिनलिटी कितनी होगी, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। A और B दोनों इक्विवेलेंट है, तो जितने मेंबर B में होंगे उतने ही मेंबर A में होंगे। तो B में कितने मेंबर होंगे कि उसके पावर सेट में 16 मेंबर्स आते हैं?
तो अगर आप B में 2 रखेंगे तो पावर सेट में 4 हो जाएंगे, जैसे 2 पावर n सबसेट्स का फार्मूला है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पावर सेट में। अगर 3 रखेंगे तो 2 पावर 3 8 हो जाएंगे। अगर 4 रखेंगे तो 2 पावर 4 कितने होंगे 16। तो मीन्स अगर B सेट में 4 मेंबर होंगे तो उसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे 16। अगर B सेट तो यहाँ पर पावर सेट में 16 है तो B में कितने मेंबर हुए 4 मेंबर हुए, तभी उसके पावर सेट में 16 मेंबर्स होते हैं। तो अगर B में 4 हैं, दोनों इक्विवेलेंट हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम, तो मीन्स अगर B में 4 हैं तो A में भी 4 मेंबर्स, मीन द राइट आंसर इज ए। एक और कहता है कि पावर सेट ऑफ नल सेट, अगर आप नल सेट का पावर सेट निकालें उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर आप नल सेट का पावर सेट निकालें तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अगर ये सोल्व करें तब भी इजी है, देखें बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ए सेट है जो है नल सेट, अगर हम इसका पावर सेट निकालें तो सबसेट्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 पावर n, एलिमेंट कोई भी नहीं है, 2 पावर 0, 2 पावर 0 मीन्स 1, एक ही सबसेट्स निकलेगा एंड दैट इज 5, ये इसका सबसेट हो गया। अब इसको आप क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट में बंद करेंगे तो पावर सेट हो जाएगा। तो हम इस पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो ये सबसेट क्या हो जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। अब आप चेक करें तो कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हुए, एक एलिमेंट हो गया। तो इट मींस पावर सेट ऑफ नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में भी आता है। जैसे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट MCQ है उसमें दिया हुआ है कि बताएं कि इसमें क्या फ़र्क है। जैसे ये तो नल सेट है या ये ग्रीक लेटर फाई है, ये सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, ये भी सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट 5 है, पर इसको हम पावर सेट ऑफ नल सेट भी कह सकते हैं। दिस वन इज पावर सेट ऑफ नल सेट। तो बेटा यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो बेटा नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर जो ऑपरेशंस डिस्कस किए जाते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ MCQs भी लिखेंगे, उसके हम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बिल्डर फॉर्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से। तो ये ऑपरेशंस तो हम बेसिक क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वो इजीली हर कोई सॉल्व कर लेता है। पर उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसका जो ऑर्डर है कैसे निकालते हैं, उसके जो आपस के रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो यूनियन डिस्कस किया जाता है। जैसे यूनियन में क्या होता है, अगर किसी ए सेट के मेंबर आपके पास गिवन है और बी सेट के मेंबर आपके पास गिवन है, अगर दोनों की यूनियन आपको मालूम करनी है तो दोनों के एलिमेंट्स आप कंबाइन करके एक सेट बना देंगे, तो ये यूनियन हो जाएगी। इंटरसेक्शन दूसरा ऑपरेशन होता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर ए सेट के मेंबर आपके पास मौजूद हैं, बी सेट के मेंबर आपके पास मौजूद हैं, अगर दोनों के आप कॉमन मेंबर्स निकाल कर सेट बनाएं तो वो इंटरसेक्शन कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिफरेंस का, उस डिफरेंस में क्या होता है कि अगर आपको ए सेट डिफरेंस कराना है बी सेट में से, तो इसका ये मतलब होगा कि ए के जो कॉमन मेंबर हैं बी में वो आप निकाल दें, जो डिफरेंट मेंबर हैं वो लिखेंगे। अगर बी डिफरेंस ए करना है तो बी सेट के जो कॉमन मेंबर हैं वो निकाल देंगे, जो डिफरेंट मेंबर हैं बी के वो लिखेंगे। अगर आपको ए सेट का डिफरेंस करना है ए सेट के साथ, तो लाजिमी बात है दोनों के सेम मेंबर होंगे वो निकल जाएंगे, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसी तरीके से एक और सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर निकाल दो, फिर दोनों सेट के जो डिफरेंट मेंबर हैं उनका सेट बनाओ, तो उस रिजल्ट को आप कहोगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हर किसी का एग्जांपल भी डिफाइंड है। तो सबसे पहले है यूनियन। अगर आपको दो सेट की यूनियन निकालनी है, मिसाल के तौर पर ए और बी कोई से भी सेट हैं, अगर दोनों की आपको यूनियन निकालनी है तो दोनों की ए यूनियन बी जो होगी
उसके मेंबर्स अगर आप बिल्डर फॉर्म में लिखें तो दोनों की रिजल्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू, दोनों के जो मेंबर्स होंगे वो या तो A से बिलोंग्स करेंगे या तो B से बिलोंग्स करेंगे या दोनों से बिलोंग्स करेंगे। तो जो बिल्डर फॉर्म की नोटेशन है कि A यूनियन B के मेंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, या तो वो x के मेंबर्स A से बिलोंग्स करेंगे या B से या दोनों से बिलोंग्स करेंगे। तो दिस वन इज अ यूनियन ऑफ टू सेट्स। मिसाल के तौर पर अगर A के मेंबर A B D, B के मेंबर B C D E, अगर दोनों की अगर आपको यूनियन निकालनी है, अगर दोनों की आपको यूनियन निकालनी है तो A यूनियन B क्या होगा, A B C D E, दोनों के अगर आप मेंबर कंबाइन करके सेट बना दें तो जो मेंबर्स हैं वो या तो A से बिलोंग्स करेंगे या मेंबर B से बिलोंग्स करेंगे या मेंबर दोनों से बिलोंग्स करेंगे, दैट इज यूनियन। जैसे मैंने इंटरसेक्शन में बताया था कि दोनों के कॉमन मेंबर्स उठाते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। नोट करना बेटा, ये नोटेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर या तो आप और लिखेंगे या और के लिए सिंबल भी यूज होती है। और के लिए जैसे एंड, इस तरीके से इसको उल्टा कर देंगे तो ये आर बन जाएगा। तो ये आर की सिंबल है, ये एंड की सिंबल है। आर का मतलब ये है कि या तो इससे बिलोंग्स करेगा या तो इससे। एंड का क्या मतलब है कि या x के जो मेंबर्स हैं वो A से भी बिलोंग्स करेंगे और B से भी बिलोंग्स करेंगे, उनका सेट बनाकर आप लिखोगे तो वो दोनों की इंटरसेक्शन हो जाएगी। जैसे अब A सेट के मेंबर हैं 1 3 4 6, B सेट के मेंबर हैं 2 3 5 6, दोनों सेट के मेंबर्स आपके पास गिवन, दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है, मींस दोनों के कॉमन मेंबर्स निकालने। तो अगर आप दोनों के कॉमन मेंबर चेक करें तो कॉमन मेंबर हैं 3 और 6, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगी, 3 और 6। अब जो आपके पास आंसर आया है 3 और 6, वो A से भी बिलोंग्स कर रहा है, वो B से भी बिलोंग्स कर रहा है, तभी यहाँ पर एंड लिखा है। तो जो मेंबर्स होंगे X वो A से भी बिलोंग्स करेंगे और B से भी बिलोंग्स करेंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन इन बिल्डर फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, A डिफरेंस B इज इक्वल टू x सच दैट x, जो मेंबर्स होंगे अगर A डिफरेंस B है, अगर A डिफरेंस B है तो जो बिलोंग्स करेंगे फर्स्ट सेट से तो बिलोंग्स करेंगे एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, पर B से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। A से तो बिलोंग्स करे पर B से बिलोंग्स नहीं करे। इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉमन मेंबर्स हैं वो निकाल दो, बाकी जो A सेट के बचेंगे वो लिखने हैं आपको। B सेट के तो वैसे भी नहीं लिखने क्योंकि B से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, पर वो मेंबर्स भी निकालने हैं आपको जो कॉमन है। मिसाल के तौर पर A के मेंबर है 1 2 3 4 6, B के मेंबर हैं 2 4 6 8। आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आप चेक करें 1 इसमें अवेलेबल है, नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 अवेलेबल है निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, 3 नहीं है तो 3 लिखेंगे, 4 और 6 दोनों अवेलेबल हैं तो निकाल दें। मीन्स जो दो A के मेंबर B में कॉमन है वो निकाल दो, बाकी जो डिफरेंट मेंबर हैं वो लिखो। अब जो आंसर है चेक करें इस डेफिनेशन को फॉलो करता है या नहीं। X के जो मेंबर हैं वो A से बिलोंग्स करते हैं, यस 1 और 3 A से बिलोंग्स करते हैं, पर जो मेंबर्स हैं वो B से बिलोंग्स नहीं करते। So that is the result of A difference B. Now the next operation that we have to discuss is symmetric difference. जैसे मैंने आपको symmetric difference में पहले ही बताया कि अगर आपको किसी दो सेट की symmetric difference निकालनी है तो कॉमन मेंबर दोनों सेट्स के निकाल दो, बाकी जो डिफरेंट मेंबर हैं वो दोनों सेट्स के लिखो, उसका सेट बनाकर लिखेंगे तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगी दोनों सेट्स की। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एसिमेट्रिक डिफरेंस B की डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो x सच दैट x बिलोंग्स करेंगे वो दोनों की यूनियन से तो बिलोंग्स करेंगे पर दोनों की इंटरसेक्शन से बिलोंग्स नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि दोनों सेट को यूनियन कर दो, फिर जो कॉमन मेंबर हैं वो निकाल दो, या दोनों के कॉमन मेंबर निकाल दो, बाकी जो डिफरेंट मेंबर हैं वो लिखो। जैसे यहाँ पर दूसरे वेज भी हैं लिखने के। A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस है। A डिफरेंस B का क्या मतलब होगा? A डिफरेंस B का ये मतलब होगा कि दो A के जो कॉमन मेंबर हैं B में वो निकाल दो।
बी डिफरेंस ए का क्या मतलब होगा कि बी के जो कॉमन मेंबर हैं ए में वो निकाल दो। अब जो दोनों के जो मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, फिर जो दोनों के डिफरेंट मेंबर्स होंगे उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा। तो जो सेट मिलेगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस। या इस तरीके से भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, दोनों की यूनियन कर दें, उसमें से डिफरेंस कर दें, उसमें से निकाल दें दोनों के कॉमन मेंबर्स, दोनों की इंटरसेक्शन उसमें से निकाल दें, तो ये होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ए सेट है 1 2 3 4, ए सेट के मेंबर्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 4। इसी तरीके से बी सेट भी डिफाइंड है जिसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8। अब अगर हमें दोनों की सिमेट्रिक डिफरेंस निकालनी तो कॉमन मेंबर हमें निकाल देने, बाकी डिफरेंट मेंबर दोनों सेट्स के लिख रहे हैं। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, कॉमन मेंबर चेक कर लें, एक 2 और 4, 2 और 4 कॉमन है, बाकी आपके पास जो मेंबर्स होंगे 1 3 6 8, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो दोनों की यूनियन करके इंटरसेक्शन डिफरेंस करा दो तो आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। या ए डिफरेंस बी करके ए डिफरेंस बी करेंगे तो 2 4 निकल जाएगा, बी डिफरेंस ए करेंगे तब भी 2 4 निकल जाएगा। तो बाकी जो मेंबर बचेंगे 1 3 6 8, दोनों की यूनियन कर दो, दोनों की यूनियन कर दो, आपको सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद एक सेट है यूनिवर्सल सेट, वो डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज हमें डिस्कस करनी। इट इज अ सेट इन विच ऑल द सेट्स आर अंडर डिस्कशन, ऑल द सेट्स आर अंडर डिस्कशन या अंडर कंसीडरेशन। ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट डिस्कस किए जाते हैं या कंसीडर किए जाते हैं, ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ए का मेंबर है 1 5 7 1 2 5 7 और यूनिवर्सल के मेंबर हैं 1 2 3 अप टू 10, बी के मेंबर हैं 2 4 6 8। अब ये दोनों सेट्स यूनिवर्सल सेट में डिस्कस किए जा रहे हैं या दोनों सेट यूनिवर्सल सेट में कंसीडर किए जा रहे हैं, दोनों सेट यूनिवर्सल के सबसेट हैं। तो ऐसे सुपर सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे सेट डिस्कस किए जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन सारे जो ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरल यूज होती हैं, वो आप देखें किस तरीके से। मिसाल के तौर पर अगर दो सेट्स की यूनियन करें, ए यूनियन बी करेंगे, दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सही है। तो सेकंड पॉइंट है, अगर आप ए सेट को यूनियन करेंगे ए सेट के साथ तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, ए आएगा। थर्ड पॉइंट है, अगर आप ए सेट को डिफरेंस करेंगे नल सेट में से तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। फोर्थ इज, अगर आप ए को इंटरसेक्शन करें ए से तो आपके पास क्या आएगा, ए आएगा। फिफ्थ नंबर इज, अगर आप ए को यूनियन कर दें यूनिवर्सल के साथ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि ए के सारे मेंबर यूनिवर्सल में लाजमी होंगे, तो आंसर विल बी यूनिवर्सल। नंबर 6 इज, अगर आप ए को इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल में से, ए के मेंबर्स इंटरसेक्ट कराएं यूनिवर्सल से तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। एंड देन अगर आप नल सेट में से डिफरेंस करें ए सेट, तो नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में से डिफरेंस करें, एम्प्टी में से कोई सा भी सेट निकालें तो एम्प्टी ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू। अगर आप नल सेट डिफरेंस कराएं यूनिवर्सल में से तब भी आपके पास क्या आएगा, अगर आप यूनिवर्सल को डिफरेंस कराएं यूनिवर्सल से तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट। अगर आप यूनिवर्सल से डिफरेंस कराएं नल सेट तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल से। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें तो ये इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। सही है बेटा। इसी तरीके से अगर आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी करें दैट इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, पर डिफरेंस में ये लॉ होल्ड नहीं होता, इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। हम प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करेंगे, पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जनरली रिजल्ट्स निकालते हो तो ये मिलती है। अगर नेक्स्ट इज ए डिफरेंस बी
इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ओके, देन ये सारे रिजल्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप यूनिवर्सल को डिफरेंस कराएं ए सेट के साथ, यूनिवर्सल को डिफरेंस कराएंगे ए सेट के साथ, तो ये एक लॉ के तहत किसके इक्वल हो जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो हम सेपरेटली इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप नल सेट में से सिमेट्रिक डिफरेंस करें ए सेट को, नल सेट में से सिमेट्रिक डिफरेंस करें ए सेट को, तो आप किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए सेट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नल सेट के मेंबर इसमें तो होंगे ही नहीं, एम्प्टी सेट है, तो ए सेट दोबारा सेम मिलेगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी लिखें बेटा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस नल सेट, तब भी आपके पास ए ही आएगा। अगर आप यूनिवर्सल को सिमेट्रिक डिफरेंस कराएं यूनिवर्सल से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, कोई भी मेंबर नहीं बचेगा, ऑल मेंबर्स आर कैंसिल। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं कहूं कि आपको ऑर्डर मालूम करना है, मिसाल के तौर पर इफ वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ नल सेट डिफरेंस ए, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डर ऑफ नल सेट डिफरेंस ए दैट इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए मिसाल के तौर पर ये कहता है कि 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है बेटा, तो आपको ऑर्डर बताना है नल सेट डिफरेंस ए का। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि नल सेट डिफरेंस ए का आंसर क्या आता है। नल सेट में से ए को डिफरेंस कराएंगे तो दोबारा नल सेट ही रहेगा। अब नल सेट का ऑर्डर कितना होगा, 0, क्योंकि नल सेट में कोई मेंबर ही नहीं होता। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मुझे बताएं मैग्नीट्यूड ऑफ नल सेट सिमेट्रिक डिफरेंस यूनिवर्सल, इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा, नल सेट सिमेट्रिक डिफरेंस यूनिवर्सल। तो ये किसके इक्वल होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल। अब देखें सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे, नल सेट सिमेट्रिक डिफरेंस यूनिवर्सल, तो हमने पहले ही लिखा नल सेट सिमेट्रिक डिफरेंस यूनिवर्सल, तो ये किसके इक्वल होगा। अगर आप नल सेट को सिमेट्रिक डिफरेंस कराएं किसी भी सेट से तो वो सेम आता है। तो अगर आप नल सेट सिमेट्रिक डिफरेंस कराएंगे यूनिवर्सल से, तब भी आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल। अब जितने मेंबर यूनिवर्सल में होंगे वो इसका ऑर्डर होगा, ना 0 होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, जितने मेंबर यूनिवर्सल में होंगे। तो इट मीन दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल। तो ये कुछ बेटा रिजल्ट्स थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के। तो फर्दर नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये नोट कर लें बेटा इसके। तो बेटा कुछ आइडेंटिटी हैं, 2 बेसिक आइडेंटिटीज हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यूज। सो सबसे पहले है नल सेट, नोट करना बेटा, दैट इज नल सेट इज द आइडेंटिटी with respect to यूनियन। इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नल सेट किसी भी सेट में अगर आप यूनियन करा दें उस सेट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेट दोबारा सेम रहेगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, आइडेंटिटी मीन्स वो चीज अगर वो किसी दूसरी चीज पर आप ऑपरेट कराएं उस पर इफेक्ट ना पड़े, उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को, ऐसे रिजल्ट को आप कहेंगे आइडेंटिटी। मिसाल के तौर पर
अब रियल नंबर सिस्टम डिस्कस किया जाता है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में आप ऐड कराओ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम रहेगा। 0 5 में ऐड करा दो, 0 10 में ऐड करा दो, वो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप मैट्रिक्स की बात करें तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी सेट में आप ऐड करा दो तो उस सेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता एडिशन के लिहाज से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, वो किसी भी अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करा दो, अगर सेम स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस वो रिजल्ट जो किसी दूसरे रिजल्ट पर आप ऑपरेट कराएं उस पर इफेक्ट ना पड़े, ऐसी रिजल्ट को आप कहते हैं आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जैसे 1 होता है, 1 आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर में आप डिस्कस करोगे तो ऑर्डर पेयर में 0,0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है और ऑर्डर पेयर में 1,0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से सेट्स में भी आइडेंटिटी होती है। तो जो नल सेट है वो आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो इट मींस अगर आप ए सेट में यूनियन करा दें नल सेट तो आपके पास ए आएगा, या नल सेट में यूनियन करा दें आप ए सेट तब भी आपके पास ए आएगा। मींस ए सेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनियन कराने से नल सेट को। सेकंड जो आइडेंटिटी है दैट इज द फर्स्ट, सेकंड इज इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब ये, इसका मतलब ये है कि बेटा कि अगर आप कोई भी सेट आप इंटरसेक्ट कराओ यूनिवर्सल में से तो वो सेट दोबारा सेम आएगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरसेक्शन कराने से। अब किससे, ऐसा कौन सा सेट है जिससे आप इंटरसेक्ट कराओ तो वो दोबारा सेम मिले। मीन्स अगर आप ए से इंटरसेक्ट कराओ तो वो सेम मिले, अगर आप बी से इंटरसेक्ट कराओ तो वो सेम मिले। ओके बेटा, तो नाउ यहां पर क्या है कि यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। मीन्स यूनिवर्सल सेट को अगर आप इंटरसेक्ट कराओ किसी भी सेट में से तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूं कि अगर आप ए से इंटरसेक्शन कराएंगे यूनिवर्सल सेट तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सेट आएगा। अगर आप मिसाल के तौर पर ए यूनियन बी का जो आंसर आता है उसको आप इंटरसेक्शन कराओ यूनिवर्सल में से, इसका रिजल्ट भी आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। अगर आप नल सेट को इंटरसेक्ट कराओ यूनिवर्सल में से, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नल सेट आएगा। मीन्स आप किसी भी सेट को, मिसाल एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यूनिवर्सल को इंटरसेक्ट कराओ यूनिवर्सल में से तो आपके पास यूनिवर्सल सेम है। मीन्स किसी भी सेट को अगर आप इंटरसेक्ट कराओ फ्रॉम यूनिवर्सल द रिजल्ट विल बी सेम, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दो आइडेंटिटी है, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो ये एमसीक्यूज में आती हैं, ये आप डिस्कस करो। तो बेटा आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इन ऑपरेशंस जो हमने सेट्स में डिस्कस किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये 4 ऑपरेशंस जो हमने डिस्कस किए हैं इन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। 3-4 एग्जांपल्स करें, मैट्रिक क्लास का बुक ले लें और हर एक टॉपिक पर एक प्रॉब्लम्स लाजमी करें, तो इसके आपके आइडियाज और क्लियर होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इन पर और ज़्यादा एमसीक्यूज करेंगे, तो ये सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक्स पर करेंगे। तो अगर आपके टॉपिक्स कवर होंगे तो एमसीक्यू आप इजीली समझ लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉज और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जैसे डी मॉर्गन लॉ हो गया, एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ये लॉज हम डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे सेट्स पर, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। ओके, थैंक यू।